आज हम हिंदी में कक्षा 9 पाठ 19 कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती, लेकिन प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, कालिदास के जीवनी पढ़ने से पहले इनके लेखक नरपट बाळा हड़वेचा जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपट बाळा हड़वेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृत के प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़ ऐशो आराम तथा त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित हैं। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है, जैसे कालिदास जी। फ्रेंड्स, कालिदास जी के लिए कहा जाता है कि वो युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में वे कैसे महाकवि बने और इतने सारे ग्रंथों की रचना कैसे की, तो उसका सीक्रेट इसके अंदर बताया गया। उसकी रोचक जो कहानी है वो इस जीवनी के अंदर है। तो चलें फ्रेंड्स, देखते हैं कालिदास कैसे महाकवि बने। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह विक्रम कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स, उनके जन्म का परिचय प्राप्त करते हैं। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन जो MP में है उसे माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, महाकवि के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है।
कुछ विद्वान उनका जन्म 365 ईस्वी सन में और कुछ निधन 445 ईस्वी सन में मानते हैं। उनका जन्म स्थान उज्जैनी बताया है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला भी खूब विकास हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए से उसके प्रोत्साहन में संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई थी। आगे देखते हैं। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहां के विद्वान विद्योत्तमा तथा पंडित विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ करने के लिए अपने आने लगे और पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे उसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। और पंडितों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड उतर जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बन रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था तक कालिदास निरक्षर थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की अत्यंत सुंदर और गुणवती पुत्री थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी उसे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे। कुछ ईर्ष्यालु पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्होंने मूर्ख युवक कालिदास को उससे विवाह करने के लिए तैयार किया। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे, बस इशारों से ही शास्त्रार्थ हुआ। तो फ्रेंड्स, शास्त्रार्थ कैसे होता है उसे देखते हैं। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों की, शास्त्र संबंधी जो चर्चा होती है वह। आगे देखते हैं कैसे होता है शास्त्रार्थ। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि यह हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है, लेकिन उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह एक आँख फोड़ डालना चाहती है।
उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो फ्रेंड्स, शास्त्रार्थ के समय विद्योत्तमा 1 उंगली उठाई, इसका अर्थ था ईश्वर एक है, लेकिन कालिदास समझे कि यह मेरी 1 आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका अर्थ लगाया कि ईश्वर और जीव 2 हैं। इसके बाद विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझ और मुट्ठी दिखाकर घूंसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इसका अर्थ बताया कि 5 तत्वों के लिए मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने। आगे देखते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक यानी कालिदास अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। तो फ्रेंड्स, शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों ने छल के कारण मूर्ख युवक से उसका विवाह हो गया। फिर भेद खुल गया, परंतु विद्योत्तमा जल्दी ही समझ गई और उसको बोलते हुए सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत ही मानसिक दुख हुआ और अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी विद्वान। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी जो बंद द्वार है उसे खोल दो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् पागीयेष, आप कौन बोल रहे हैं? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, भेद खुल जाता है, परंतु विद्योत्तमा जल्दी ही समझ गई कि पंडितों ने उसे धोखा दिया है और धोखे से एक मूर्ख के साथ उसका विवाह करा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस पर कालिदास कहते हैं कि कालिदास ने माँ काली की उपासना की, उन्हें प्रसन्न किया। माँ के वरदान से उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी से उनका नाम कालिदास पड़ा। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना भी की और उसमें से जो मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्शीय, मल्लिका, अग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह। तो फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उसके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए आता है। हर बात को वह गहरी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास ने अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, कालिदास आखिर महाकाली की उपासना करके विद्वान हो गया और उन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना की और बाद में विद्योत्तमा को सुनाया। विद्योत्तमा ने उनका स्वागत किया और बाद में कालिदास ने अपनी रचनाओं का जो परिचय है लेखक ने दिया है। आगे देखते हैं। महाकवि कालिदास के पास प्रमुख ग्रंथ 7 हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालवी का अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा राजा के अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय। कालिदास द्वारा नाटक लिखा गया। इसमें 5 अंक हैं तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर नगरी अलकापुरी तक मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इससे भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी जाती है। रघुवंशम एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उसके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। तो फ्रेंड्स, उनके जो 7 कालिदास के 7 जो ग्रंथ है वो कुछ इस प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला ऋतु संहार, इसमें ऋतुओं तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण है। मालवी का अग्निमित्र, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशीय, यह महाराज पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। मेघदूत, इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर, मैसेंजर बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। रघुवंशम, इसमें राम के वंश का परिचय दिया गया। और 7वां अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, इसका एक अंक भरत, जो कि हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं।
महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह उनका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो फ्रेंड्स, महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, महाकवि कालिदास की रचनाएं पढ़ने का आपको इंटरेस्ट हो या महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में और जानने का आपको इंटरेस्ट हो, रस हो, तो आप हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में से बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ कि महाकवि कालिदास की यह जीवनी, उनके जन्म और उनके महाकवि बनने की यात्रा और उनके जो 7 ग्रंथ थे उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और ये आपको उनकी जीवनी का जो संदेश था वो समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे होते हैं जन्म से कोई मूर्ख या बुद्धू नहीं होता है, उनको नहीं मानना चाहिए। समय आने पर वो निखर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इकाई में आए शब्दार्थ हम देख लेते हैं। अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक यानी पेरेंट्स। शास्त्रार्थ, शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध, आदेश। ग्लानि, दुख, पीड़ा। संकेत, इशारा। यकायक, सहसा, अचानक। निरक्षर, अनपढ़। रोचक यानी आकर्षक। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह इकाई आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें। ओके, बाय बाय।